गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आदित्य ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग इस चैप्टर को हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड इवन प्रेस द बेल आइकन जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है व्हाट डिड इंडिया और व्हेन डिड इंडिया अटेन इंडिपेंडेंस। तो ये तो हमें पता है 15 अगस्त 1947 को। और हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त को कौन सा इम्पोर्टेंट और फेमस स्पीच दिया था जो है ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, जो कि इंडिपेंडेंस जब हुआ था 15 अगस्त को तो उन्होंने ये भाषण दिया था, ये स्पीच दिया था। ये इम्पोर्टेंट है, एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वर द टू गोल्स अपॉन विच एवरी लीडर्स ऑफ नेशनल मूवमेंट एग्रीड। आपको पता है कि हमने वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, लेकिन उससे पहले हम बहुत सालों से इंडिया को फ्री कराने के लिए नेशनल मूवमेंट चल रहा था। और जब ये नेशनल मूवमेंट चल रहा था तो हमारे लीडर्स ने क्या क्या प्रोमिस किए थे, क्या गोल उन्होंने रखा था कि इंडिया आज़ाद होगा तो इंडिया आज़ाद होने के बाद कैसा इंडिया बनाया जाएगा। तो उन्होंने एक तो पहला उनका गोल था कि द कंट्री वुड बी रन थ्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक यानी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस वी आर गोइंग टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड द गवर्नमेंट विल बी रन फॉर द गुड ऑफ ऑल स्पेशली द पुअर एंड द सोशली डिसएडवांटेज सेक्शन। यानी कि यहाँ पे हमारा गवर्नमेंट सबके लिए काम करेगा नो डाउट, बट ज़्यादा उन लोगों के लिए काम करेगा जो लोग सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज या बैकवर्ड है, जैसे SC ST OBC वेमेन के लिए, इनके लिए ज़्यादा काम करेगा। तो ये दो गोल थे हमारे लीडर्स के, जो कि आज़ादी के समय जब आज़ादी के लिए जब ब्रिटिश लड़ रहे थे उस समय उन्होंने ये दो प्रोमिस किया था अपने लोगों को कि जब इंडिया इंडिपेंडेंस होगा तो इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेके आएंगे और दूसरा हमारा जो गवर्नमेंट होगा इंडिपेंडेंस के बाद वो सबके लिए काम करेगा, बट जो लोग पुअर हैं, सोशली डिसएडवांटेज सेक्शन है, उनके लिए ज़्यादा काम करेगा। तो ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि थर्ड ये इन विच डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस इंडिया वाज इंडिया बॉर्न। तो इंडिया किस परिस्थिति में इंडिया बॉर्न हुआ था, इसके बारे में है। देखते हैं कि क्या इसका आंसर है। देखो, द फ्रीडम केम विद द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। सबसे बड़ी बात है कि जब जैसे फ्रीडम हुआ इंडिया, ब्रिटिश ने इंडिया को फ्री करने से पहले एक एक्ट पास किया था, इसको बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947। इस एक्ट में इंडिया दो पार्ट में बट गया था, इंडिया और पाकिस्तान। और दूसरी बात है कि जब इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हो गया था तो हमें जो लोग हिंदू या सिख पाकिस्तान में चले गए थे उन वो इंडिया में आना शुरू कर दिए। जो लोग इंडिया में मुस्लिम, बहुत सारे मुस्लिम पाकिस्तान जाना शुरू कर दिए। इसी बीच वायलेंस हुआ था, उस वायलेंस में बहुत सारे लोग मारे गए थे और बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हुए थे, एक जगह से दूसरी जगह उनको जाना पड़ा था। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो व्हेन वाज इंडिया पार्टीशन? ऑफ 14 और 15 अगस्त 1947 को इंडिया पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। नेक्स्ट है व्हाट इज टू नेशन थ्योरी। पूछ सकते हैं कि किसने ये टू नेशन थ्योरी दिया था। जिन्ना ने दिया था और मुस्लिम लीग ने दिया था। ये एक पार्टी था जो कि जिसकी वजह से इंडिया डिवाइड हो गया था दो पार्ट में, इंडिया और पाकिस्तान में। तो टू नेशन थ्योरी मतलब that was given by Muslim League, and according to this theory, India consists of not one nation but two nation. So India consists of not one but two nation, not one but two people, Hindu and Muslims. तो ये था टू नेशन थ्योरी का कि इंडिया में दो तरह के लोग रहते हैं, हिंदू और मुस्लिम रहते हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंडिया वाज पार्टीशन इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। तो वही इनका डिमांड था कि इंडिया में दो तरह के लोग रहते हैं, हिंदू और मुस्लिम, और इन दोनों के लिए अलग अलग कंट्री बनाया जाएगा। और वो हुआ भी। टू नेशन थ्योरी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया, इवन बहुत सारे इंडियन लीडर्स ने भी एक्सेप्ट किया, और फाइनली इंडिया वाज पार्टीशन इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है।
हम उसको देखते हैं। स्टेट द चैलेंजेस फेस बाय इंडिपेंडेंट इंडिया। आपको पता है कि इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था 1947 में, और हम उसके बाद इंडिया में अपना इंडियंस का गवर्नमेंट बनना शुरू हो गया था। तो शुरू हुआ था, और जैसे इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था, इंडिया को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था, क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ा था, ये हम चैलेंजेस यहाँ देखते हैं। सबसे पहला तो है कि शेप द नेशन। अब हमें यहाँ पे समझना है कि नेशन होता है क्या है। देखो, नेशन मतलब होता है कि टेरिटरी जहाँ पे कुछ लोग रहते हैं और उन लोगों के बीच में यूनिटी हो, वहाँ पे गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट सोवरेन हो। और सबसे बड़ी बात है स्टेट टू बिकम ए नेशन दैट व्हेन देयर इज फीलिंग ऑफ वननेस, व्हेन एवरीबॉडी शुड फील दैट दे आर वन पीपल। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि इंडिया में इतने डाइवर्सिटी के बाद भी हम कैसे लोगों को एक साथ जोड़ के रखते हैं। तो इंडिया वाज ए लैंड ऑफ कॉन्टिनेंटल साइज। देखो क्या है कि इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री था, इतना बड़ा कि कुछ कॉन्टिनेंट इतना बड़ा नहीं होता जितना बड़ा इंडिया है। सो इट ऑल्सो है, सिर्फ बड़ा ही नहीं था बल्कि यहाँ पे बहुत डाइवर्सिटी भी था। एक कॉन्टिनेंटल साइज था, डाइवर्सिटी था, और बहुत सारे डिफरेंसेस थे ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, रिलीजन। तो ऐसे कंट्री को यूनाइट करके रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। वही है कि शेप द नेशन, कैसे हम इंडिया को यूनाइट करके रख सकते हैं, इंडिया इतना डाइवर्सिटी के बावजूद, इतना बड़ा कॉन्टिनेंट कंट्री होने के बावजूद। मोर ओवर इंडिया वाज ऑल्सो पार्टीशन इन 1947 ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। देखो, आपको पता है कि 1947 में इंडिया डिवाइड हो गया था, किस बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे। तो ऐसा लगने लगा था कि शायद इंडिया में और डाइवर्सिटी था रिलीजन के बेसिस पे, तो और ज़्यादा टुकड़ों में ना बढ़ जाए। तो ये भी एक चैलेंज था हमारे लीडर के सामने कि किस तरह से इंडिया को यूनाइट करके रखना जिससे कि और ज़्यादा पार्टीशन ना हो। और द चैलेंजेस वाज टू यूनाइट सच ए वास्ट कंट्री with so much diversity and convert India a nation that accommodates such diversity। तो हमें एक ऐसा यूनिटी इन डाइवर्सिटी कि इंडिया को यूनाइट करके रखना था, और ये जो डाइवर्सिटी था उसको एकोमोडेट करना था। ये भी हमारे पास चैलेंजेस था। और नेक्स्ट, तो ये फर्स्ट चैलेंज था हमारे इंडिपेंडेंस इंडिया के सामने कि किस तरह से हम कंट्री को यूनाइट करके रखें और किस तरह से इंडिया को एक नेशन डेवलप करें। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। देखो, इंडिया अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन दैट प्रोवाइडेड फंडामेंटल राइट एंड गेव राइट टू वोट टू एवरीबॉडी हु वाज 21 ईयर ऑफ एज एंड अबव। आपको पता है कि पहले 21 ईयर जो था वो हमारा राइट टू वोट था, अब इसको कम करके 18 ईयर कर दिया गया है। और दूसरी बात है कि हमने इंडिया हमारे जो हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उस कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों को फंडामेंटल राइट मिला था, लोगों को राइट टू वोट मिला था। और इस तरह से हम देखते हैं कि जिस डेमोक्रेसी मतलब राइट टू वोट मिलना, डेमोक्रेसी मतलब लोगों को राइट मिलना। एक कंट्री कितना डेमोक्रेटिक है वो डिपेंड करता है कितने सारे राइट्स वो अपने लोगों को देते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन also provided पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म मतलब एक पार्लियामेंट है जिसमें कि लोकसभा, राज्यसभा है, इलेक्टेड लोकसभा है, राज्यसभा रिप्रेजेंट स्टेट गवर्नमेंट, इस तरह का हमने सिस्टम। और दूसरी बात है कि मल्टी पार्टी। ये सारे फीचर जो हैं डेमोक्रेसी के फीचर है। ऑल दीज फीचर्स इन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिकेट दैट इंडिया अडॉप्टेड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो ये है कि ये सारे फीचर, राइट टू वोट देना, फंडामेंटल राइट देना, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, मल्टी पार्टी सिस्टम, all these indicate that India adopted democracy। तो ये भी एक हमारे पास चैलेंज था कि हम किस तरह से इंडिया में डेमोक्रेसी लेके आए, और जो कि हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। सेकंड है कि these democratic features is in constitution are necessary but not sufficient to establish true democracy। The challenge was to develop democratic practices in accordance with these constitution। ठीक है, हम ये सारी चीज, ऐसे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पे ये सारी चीज इंक्लूड है लेकिन वो कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है। तो अगर हम चाहते हैं कि इंडिया ट्रूली डेमोक्रेटिक हो तो ये सारे फीचर को हमें अपने लाइफ में इनकलकेट करना पड़ेगा और हमें उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी इंडिया ट्रूली डेमोक्रेटिक कंट्री बन सकता है। तो ये हमने अडोप्ट कर लिया था कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारे फीचर, बट इसको हमें और ज़्यादा डीपेन करना था। एवरीबडी शुड फील दैट दे लिव इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, एंड दैट वाज द चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ आवर कंट्री कि हाउ वी कैन मेक द कंट्री मोर डेमोक्रेटिक। ठीक है, नेक्स्ट है कि हमारा टू डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग ऑफ द एंटायर सोसाइटी। मैंने एक पॉइंट पहले बताया था कि हमारा कंट्री जो था सबके लिए काम करना चाहता था। हमारा जो इंडिपेंडेंट इंडिया था, नो डाउट इट वांटेड टू डू गुड टू एवरीबॉडी, वेलफेयर टू एवरीबॉडी। सो थर्ड चैलेंज वाज टू ब्रिंग डेवलपमेंट इन टू ऑल।
डेवलपमेंट मतलब जैसे पॉवर्टी दूर करना, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, एग्रीकल्चर को डेवलप करना, इंडस्ट्री को डेवलप करना, ये सारे गोल थे और ये एक चैलेंजेस था उस समय, क्योंकि हमारे पास उतना उतना ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं था, उतना ज़्यादा मीन्स नहीं था उस सिचुएशन में इंडिया को डेवलप करना। इंडिया एट दैट टाइम वाज अंडर डेवलप्ड एंड देयर वाज वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, उसमें बहुत सारा गरीबी भी था हमारे पास, देखो पॉवर्टी था। और सो रियल चैलेंजेस वाज टू डेवलप इफेक्टिव पॉलिसी फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इरेडिकेशन, मतलब रिमूवल ऑफ पॉवर्टी के लिए। तो ये भी हमारे पास चैलेंज था कि उस समय एक इंडिया अंडर डेवलप कंट्री होने के बावजूद भी अपने लोगों को अपलिफ्ट करना चाहता था, अपने लोगों को गरीबी से बाहर निकालना चाहता था। हाँ, तो ये एक चैलेंजेस था हमारे सामने। नो डाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन लेड डाउन प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी बट इट गेव स्पेशल प्रोटेक्शन टू सोशली डिसएडवांटेज सेक्शन, रिलीजियस एंड कल्चरल माइनॉरिटी। हमारे यहाँ आपको पता है कि हमने अपने प्रियम्बल में इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये सब जस्टिस, ये सब एडॉप्ट किया था। इसके बावजूद भी हमने सोशली और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज सेक्शन को, रिलीजियस माइनॉरिटी को हमने कुछ प्रोटेक्शन दिया था, स्पेशल राइट्स दिया था, जिससे कि दे ऑल्सो फील दैट दे हैव बीन गिवन फ्रीडम टू फॉलो देयर ओन रिलीजन। उन्हें सप्रेस नहीं किया जा रहा है, उनके रिलीजन जो है, उनके कल्चर जो है खतरे में नहीं है। ये सारी चीज़ को भी ध्यान में रखा गया था, जिससे कि लोग इंडिया में डाइवर्स जो लोग हैं वो लोग फील करें कि they are also part of India and Constitution has given lot of right to them to live freely in India. India also adopted welfare goal in directive principle of state policy that India should try to achieve. देखो इंडिया, आपको पता है कि हमारा पार्ट थर्ड है वो फंडामेंटल राइट्स है, और फंडामेंटल राइट्स में हमें जो मिला वो गवर्नमेंट को हमें प्रोवाइड करना ही करना है। लेकिन अब गरीबी हटाना हो गया, एजुकेशन देना हो गया लोगों को, और भी बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेके आना जिससे कि लोगों को कंडीशन बेटर हो, लेकिन इसके लिए पैसा चाहिए। तो उस समय हमारे पास इतना पैसा, रिसोर्सेज था नहीं, और इसलिए हमने ये सारे बहुत सारी चीज़ों को हमने डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में डाल दिया था। इसका मतलब ये होता है कि हमारे जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, वो कोशिश करेगा ये सारी चीज़ जो जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए। लेकिन अगर नहीं कर पाया तो इसका मतलब ये नहीं कि यू कैन गो टू कोर्ट एंड फाइल ए केस अगेंस्ट गवर्नमेंट दैट गवर्नमेंट इज नॉट प्रोवाइडिंग that is included in the directive principle of state policy. So these are some of the steps taken by our leaders after independence, so that they could face the challenges. तो ये सारे challenges थे हमारे हमारे सामने, और इन challenges को हमने no doubt face किया था। देखो even though these challenges were enormous, but India could stand by these and could able to achieve substantial economic growth. हमने ये सारे बहुत बड़े challenges थे, लेकिन हमने इन challenges को face किया और इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेके आए, ग्रोथ लेके आए। हम अपने कंट्री को यूनाइट करके रखें, इंटैक्ट रखें, और कंटिन्यू टू रिमेन डेमोक्रेसी। तो हमने ये सारे चैलेंजेस को फेस किया, और इस तरह से हम अपने एक्सपेक्टेशन के ऊपर खरे उतरे हैं, इसमें अगर देखा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजोरिटी। देखो आपको बताया था मैंने कि इंडिया डिवाइड हो गया था, तो किस बेसिस पे डिवाइड हुआ था, तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजोरिटी। सो व्हाट प्रॉब्लम डिड द पॉलिसी ऑफ रिलीजियस मेजोरिटी क्रिएट। हम देखते हैं क्या रिलीजियस मेजोरिटी क्या होता है और क्या क्या प्रॉब्लम इससे आया था हमें। देखो, इन ऑर्डर टू डिवाइड इंडिया इनटू टू कंट्री, इंडिया एंड पाकिस्तान, द पॉलिसी ऑफ रिलीजियस मेजोरिटी वाज फॉलोड। ठीक है, रिलीजियस मेजोरिटी हमने फॉलो किया था। दिस पॉलिसी बेसिकली मीन्स दैट द एरिया वेयर मुस्लिम्स वर इन मेजोरिटी वुड गो टू पाकिस्तान, यानी कि जो एरिया में मुस्लिम ज़्यादा होंगे वो पाकिस्तान चले जाएगा, और जो एंड द रेस्ट ऑफ द इंडिया रेस्ट was to stay with India. So this is called the policy of religious majority, यानी कि जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा होंगे that area would be called as a Pakistan and the rest of will become India. So this is the principle. But इस principle को follow करने में क्या क्या problem हमारे country को face करना पड़ा था। देखो, प्रॉब्लम विद द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजोरिटी, देखो देयर आर नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी एरिया इन ब्रिटिश इंडिया। जब ब्रिटिश इंडिया में थे उस समय ऐसा कोई एक एरिया नहीं था जो कि जहाँ पे ज़्यादा मुस्लिम रहते थे और उसको हम बोल दे वो पाकिस्तान है। देयर वर टू एरिया ऑफ मुस्लिम कंसंट्रेशन। देखो, इंडिया में उस समय ज़्यादा मुस्लिम रहते थे दो एरिया में, एक तो था कि वन इन द वेस्ट एंड अदर इन द ईस्ट। सो इट वाज नॉट पॉसिबल टू ज्वाइन देम टुगेदर। अब एक ईस्टर्न बांग्लादेश जो आज है वो ईस्टर्न पार्ट हो गया, वहाँ पे भी मुस्लिम बहुत ज़्यादा रहते थे, और पाकिस्तान जहाँ पे है वहाँ मुस्लिम तो रहते ही थे। अब इन दोनों को हम कैसे एक साथ लेके आए, तो ये पॉसिबल नहीं था।
तो इसलिए हमने डिसाइड किया that the new country of Pakistan will have two territory, वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान जो आज पाकिस्तान है, और ईस्ट पाकिस्तान भी पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन 1971 में ये पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बन जाता है। तो इस तरह से इंडिया, इस बेसिस पे हमने जब इंडिया को इंडिया पाकिस्तान में डिवाइड किया तो पाकिस्तान दो पार्ट में था, एक वेस्ट पाकिस्तान जो आज पाकिस्तान है, और ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश है, पहले ये पाकिस्तान के अंडर में था। क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा थे तो ये इस एरिया को पाकिस्तान दे दिया गया था। दूसरा जो प्रॉब्लम था रिलीजियस मेजोरिटी को फॉलो करने का, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आया था। एक तो ये प्रॉब्लम था कि नॉट ऑल द मुस्लिम मेजोरिटी एरिया वांटेड टू बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान। ऐसे बहुत सारे एरिया थे जो कि जहाँ मुस्लिम ज़्यादा रहते थे लेकिन वो इंडिया में रहना चाहते थे। उसमें एक लीडर हैं, उनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान, जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस था, NWFP। ब्रिटिश के समय इंडिया में बहुत सारे प्रोविंसेस थे, और उसमें से एक प्रोविंस था नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस, और यहाँ के जो लीडर थे वो खान अब्दुल गफ्फार खान थे। हालांकि यहाँ मुस्लिम ज़्यादा रहते थे, मुस्लिम मेजोरिटी था एरिया, बट यहाँ इनके लीडर जो थे वो नहीं चाहते थे पाकिस्तान में ज्वाइन होना, ये चाहते थे कि इंडिया में ज्वाइन हो, ये प्रोविंस जो है इंडिया का पार्ट बने। लेकिन इनका डिमांड को इग्नोर कर दिया गया एंड फाइनली नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस को पाकिस्तान में मिला दिया गया था। तो ये भी एक प्रॉब्लम था कि सारे मुस्लिम मेजोरिटी एरिया पाकिस्तान में जाना नहीं चाहते थे। थर्ड प्रॉब्लम वाज पंजाब एंड बंगाल। देखो पंजाब और बंगाल में क्या प्रॉब्लम था, दो दीज स्टेट्स वर मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस बट वेरी लार्ज एरिया इन दीज स्टेट्स हैड नॉन मुस्लिम मेजोरिटी। देखो जैसे कि आप हम देखेंगे कि बंगाल में, ईस्ट बंगाल में नॉन मुस्लिम मेजोरिटी ज़्यादा थे, जो कि हिंदू वगैरह थे, बंगाली वगैरह थे। और पंजाब में भी कुछ पार्ट में जो जो इंडिया से पंजाब जुड़ा हुआ है, उस एरिया में हम देखते हैं कि वहाँ पे सिख या हिंदू ज़्यादा होते थे। तो अब क्या करें, अगर पूरा पंजाब हम वहाँ दे देते हैं तो फिर सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ नॉन मुस्लिम विल ऑल्सो बिकम द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो इस तरह से हम ये हमारे पास प्रॉब्लम था कि हम क्या करें। सो इट वाज डिसाइडेड टू डिवाइड दीज स्टेट्स इनटू टू बेस्ड ऑन द रिलीजियस मेजोरिटी। जो एरिया में मुस्लिम थे वो एरिया पाकिस्तान को चला गया, और जो एरिया में हिंदू या सिख थे वो एरिया इंडिया में आ गया, बट कुड नॉट बी डन। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 15 अगस्त को पंजाब और बंगाल को ये पता नहीं था कि कौन सा पार्ट पाकिस्तान में जाएगा, कौन सा पार्ट इंडिया में आ जाएगा। और इस तरह से ये भी एक प्रॉब्लम था। बाद में इस प्रॉब्लम को सोल्व किया गया, और बंगाल को दो पार्ट में, ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल बांट दिया गया, और पंजाब को भी दो टुकड़ों में कर दिया गया। तो इस तरह से ये भी एक थर्ड चैलेंजेस था हमारे पास कि हम क्या करें ऐसे प्रोविंसेस में जहाँ पे कि नो डाउट मुस्लिम मेजोरिटी था, बट सब्सटैंशियल नंबर ऑफ पीपल ऑफ नॉन मुस्लिम मेजोरिटी पीपल ऑल्सो लिव्ड इन दोज टेरिटरी। तो उसको हमने एक्चुअली डिवाइड कर दिया था, और इस तरह से इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करने की कोशिश करी थी। फोर्थ प्रॉब्लम जो था वाज द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटी ऑन द बोथ द साइड। अब ठीक है, हमने डिवाइड कर दिया था, जो एरिया में मुस्लिम ज़्यादा थे वो एरिया पाकिस्तान को हो गया था, जो एरिया में हिंदू ज़्यादा थे वो इंडिया हो गया था, या नॉन हिंदू ज़्यादा थे वो इंडिया हो गया था। लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी पाकिस्तान में बहुत सारे हिंदू और सिख रहते थे जो कि माइनॉरिटी थे। अभी भी बहुत सारे इंडिया में मुस्लिम रहते थे जो कि, तो इनका, तो ये क्या, ये भी एक प्रॉब्लम है कि हम इन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। क्या हम इंडिया से सारे मुस्लिम को बोले कि आप चले जाओ पाकिस्तान में, और वहाँ से सारे हिंदू या सिख को पाकिस्तान गवर्नमेंट बोले कि आप चले जाओ इंडिया में? ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो इस तरह से हमने ऐसा नहीं किया। लेकिन देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटी ऑन द बोथ द साइड ऑफ द बॉर्डर, लैक्स ऑफ हिंदू एंड सिख्स in the area that was now Pakistan, and even more number of Muslims in Indian sides found themselves trapped। कि हम क्या करें, यहीं रहे या इंडिया में चले जाए। वहाँ के लोग सोचते थे, वहाँ पे जो हिंदू और सिख थे, इंडिया में मुस्लिम थे, वो क्या करें, चले जाए वहाँ पे या इंडिया में रहे। दे बिकेम इजी टारगेट ऑफ अटैक। इन्हीं लोगों को ज़्यादा परेशानी हुआ जब पार्टीशन हुआ तो। The attack on Hindu and Sikh in Pakistan and Muslim in India was sudden, and there was plan to there was no plan to tackle these violences. Initially it was thought that the violence was temporary and ये खत्म हो जाएगा, ऐसा सोचा गया था, लेकिन would be controlled soon, but it became out of control. Minority on both the sides of the border were attacked, looted, raped and murdered on large scale। तो इससे बहुत सारे लोग, करीब करीब 12 million people died in these violences। और इस तरह से बहुत सारे लोग बेघर हो गए, बहुत सारे लोगों का मर्डर हो गया, रेप्ड हुआ, देयर प्रॉपर्टी वाज
looted, and in this way this is another problem that the minority in both the side of the border faced. So this is the second important topic है जो कि आ सकता है। और हम अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन, यानी जब इंडिया पार्टीशन हुआ तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस था, कॉन्सिक्वेंस मतलब उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसका इफेक्ट क्या था। ये हम देखते हैं। इंडिया वाज पार्टीशन ऑन 14 अगस्त 1947 with the hope that the Muslim would have their own country to live in. This partition was done on the religious based majority. मैंने पहले बता चुका हूँ, but what followed after partition was unprecedented in the history of the world. जो हुआ उसके पार्टीशन के बाद वो आज तक कहीं ऐसा नहीं हुआ था। बहुत सारे कंट्री पार्टीशन हुए थे लेकिन इतने सारे लोग नहीं मारे गए थे, इतने सारे लोग बेघर नहीं हुए थे, लेकिन यहाँ पे हुआ था ऐसा। सम ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन जो था, कॉन्सिक्वेंस क्या रिजल्ट था पार्टीशन का, क्या इफेक्ट था पार्टीशन का। किलिंग एंड एट्रोसिटीज, आपको पता है कि देखो क्या है कि किलिंग एंड एट्रोसिटीज, देयर वर किलिंग एंड एट्रोसिटीज ऑन बोथ द साइड ऑफ द बॉर्डर। जैसे जो इंडिया में बहुत सारे मुस्लिमों के ऊपर अटैक किया गया, वहाँ पे हिंदू और सिख थे उनके ऊपर अटैक किया गया। इन द नेम ऑफ रिलीजन पीपल ऑफ वन कम्युनिटी किल्ड other people of other community. Cities like Lahore, Amritsar and Calcutta were divided on communal zone. ये सारी सिटी बट गए थे, एक एरिया में मुस्लिम रहते थे, दूसरे एरिया में नॉन मुस्लिम रहते थे, और इस तरह से दोनों के बीच में टेंशन बढ़ना शुरू हो गया था। हिंदू एंड सिख्स वर अवॉइडेड गोइंग टू द एरिया डोमिनेटेड बाय मुस्लिम्स एंड मुस्लिम्स अवॉइडेड गोइंग टू द एरिया डोमिनेटेड बाय सिख्स एंड हिंदू। तो ये एक और इसी ऐसे एरिया में वायलेंस बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए, तो ये भी एक प्रॉब्लम हमें इंडिया को फेस करना पड़ता जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, द किलिंग एंड एट्रोसिटी ऑफ द पीपल। नेक्स्ट है रिफ्यूजी प्रॉब्लम। देखो क्या हुआ कि मिलियंस ऑफ पीपल वर फोर्स टू लीव देयर होम। बहुत सारे मुस्लिम जो थे, हिंदू और सिख जो थे, पाकिस्तान छोड़ के इंडिया में आने लगे। और बहुत सारे मुस्लिम जो थे दे लेफ्ट इंडिया एंड वेंट टू पाकिस्तान। अब ये उनका अपना कोई परमानेंट तो रेसिडेंस था नहीं, जब वो इंडिया में आए तो ना इंडिया से मुस्लिम जो वहाँ गए उनके लिए कुछ नहीं था, तो इन लोग रिफ्यूजी कैंप में रहने शुरू हो गए। देखो यहाँ पे कि इन द प्रोसेस दे हैड टू अंडरगो ग्रेट सफरिंग। Minority on both the sides of the border left their home and took shelter in the refugee camp. Even the police and the administration did not support them. जब वो इंडिया में आए सिख और हिंदू, तो उनको सपोर्ट नहीं मिला एडमिनिस्ट्रेशन से या पुलिस से, क्योंकि अभी उतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप हुआ ही नहीं था, पुलिस वगैरह भी अभी उतना इफेक्टिव नहीं हुए थे, तो इसलिए उनको कोई हेल्प नहीं मिला। दे वर फोर्स टू ट्रैवल टू अदर साइड ऑफ द बॉर्डर इवन ऑन देयर फुट। पैदल उनको वहाँ से आना पड़ा, इंडिया से बहुत सारे लोगों को पैदल वहाँ जाना पड़ा, तो ये सब प्रॉब्लम था एक तरह से जो लोगों को फेस करना पड़ा था। एट्रोसिटीज ऑन वुमेन, थाउजेंड्स ऑफ वुमेन आर एब्डक्टेड, मतलब उनको एब्डक्ट मतलब किडनैपिंग, या बड़े लोगों को किडनैपिंग मतलब उसको एब्डक्शन बोलते हैं। ऑन द बोथ द साइड ऑफ द बॉर्डर दे वर मेड टू कन्वर्ट टू देयर रिलीजन ऑफ द एब्डक्टर। जो लोग जिन्होंने मान लो कि सिख और हिंदुओं को जो मुस्लिम ने उठा कर ले गए, उनको मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिए, और जो हिंदू जो थे उनको मुस्लिमों को पकड़ उनको कन्वर्ट कर दिए हिंदू में। तो इस तरह से फोर्स मैरिजेज हुए। समटाइम वीमेन वर किल्ड बाय द मेंबर ऑफ देयर ओन फैमिली टू सेव देयर फैमिली ऑनर। देखो कभी कभी तो क्या हुआ कि जो मेल थे उन्होंने फीमेल को या गर्ल चाइल्ड को मार दिया, क्योंकि उनको लगता था कि दूसरे लोग पकड़ के ले जाएंगे दूसरे कम्युनिटी के, तो उनके ऊपर एट्रोसिटी करेंगे, उनको कन्वर्ट करेंगे, तो इसलिए उन्होंने अपने फैमिली के ऑनर को बचाने के लिए वेमेन को उन्होंने मार दिया। तो ये भी एक बहुत दर्दनाक इंसिडेंट है ये सब चीज़। नेक्स्ट है कि एट्रोसिटीज ऑन द चिल्ड्रन, मेनी चिल्ड्रन वर सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ये जब वहाँ से इंडिया में आने लगे हिंदू सिख, और इंडिया से वो वहाँ जाने, उसमें उसमें बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स से बिछड़ गए थे। दोज हु मैनेज टू क्रॉस बॉर्डर फाउंड देमसेल्फ होमलेस, और वहाँ पे कुछ था लैक्स ऑफ देम फ्रीडम मीन्स रिफ्यूजी कैंप फॉर मंथ एंड समटाइम ईयर। सालों साल तक वो लोग 2-2, 3-3 साल तक रिफ्यूजी कैंप बने, बाद में धीरे धीरे सेटल हुए और उनका प्रॉपर रहने का घर वगैरह दिया गया, लेकिन शुरू में उनको रिफ्यूजी कैंप में रहना पड़ा था। पार्टीशन मीन्स डिवीजन। देखो पार्टीशन लेड टू डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टीज, लाइबिलिटीज एंड एसेट्स। ये भी एक था कि क्या जब इंडिया का जो प्रॉपर्टी था उसको पार्टीशन किया गया, एसेट्स को पार्टीशन किया गया, लाइबिलिटीज को भी पार्टीशन किया गया। देयर वाज आल्सो डिवीजन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स लाइक टेबल, चेयर, टाइपराइटर्स, पेपर क्लिप, बुक्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा। ये सभी जो गवर्नमेंट के अंडर में थे उनको पार्टीशन किया। इवन द एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट एंड रेलवे वर डिवाइडेड। तो कुछ रेलवे एम्प्लॉय पाकिस्तान में चले गए, कुछ इंडिया में रह गए, और भी प्रॉपर्टी वगैरह
एसेट्स वगैरह को भी डिवाइड किया गया। ये भी एक कॉन्सिक्वेंसेस था। एक्सट्रीम वायलेंस, बिफोर पार्टीशन बोथ द कंट्रीज लिव टुगेदर एट द एट द टाइम ऑफ पार्टीशन देयर वाज वायलेंस। ठीक है, सो सिक्स्थ जो है कि आपका बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ था, सेपरेशन दैट फोर्स द 40 लाख पीपल टू माइग्रेट अक्रॉस द बॉर्डर। 1 लाख नहीं, 40 लाख पीपल माइग्रेट किए इधर से उधर या उधर से इधर है। इट वॉज एस्टिमेटेड दैट 5 to 10 लाख पीपल वर किल्ड इन द पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस। बताओ, इतने सारे लोग मारे गए थे, 10 लाख पीपल ऑलमोस्ट। तो दैट इज अनदर इफेक्ट ऑफ पार्टीशन। और अनदर डीपर इशू क्या था, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन देयर वाज लार्ज स्केल माइग्रेशन ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान। इवन आफ्टर दैट द मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूटेड 12% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन। देखो, इतना पाकिस्तान क्रिएट किया गया रिलीजियस मेजोरिटी ग्राउंड पे, तो उसके बावजूद भी, पार्टीशन के बाद भी हम इंडिया में देखते हैं कि 12% इंडिया का पॉपुलेशन मुस्लिम अभी भी इंडिया में थे। सो द बिग क्वेश्चन, हाउ द गवर्नमेंट वुड ट्रीट द मुस्लिम इन इंडिया इन द लाइट ऑफ रीसेंट वायलेंस। इतने सारे वायलेंस, उसके बाद क्या यहाँ पे जो मुस्लिम रह गए थे उनके उनके अंदर एक डर था कि यहाँ के गवर्नमेंट किस तरह का एक्शन लेगा उनके तरफ गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसमें क्या प्रोविजन है उनको, ये सारी चीज डर था। मोर ओवर देयर वाज ऑलरेडी सीरियस कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटी ऑलरेडी था ही। तो जो मुस्लिम माइनॉरिटी इंडिया में रह रहे थे उनको डर था कि हिंदू उन पर अटैक न कर दे। जो तो इन इन सार इन, इन इन ये डर को हम कैसे उनसे बाहर निकाले, ये भी एक प्रॉब्लम था हमारे सामने। और इस तरह से हम इसको कंक्लूड करते हैं, इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस ट्रॉमा एंड सफरिंग that India underwent, it did not deviate from its promises. लीडर ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, जो हमने आज़ादी की लड़ाई लड़े थे उस समय जो भी हमने लोगों को प्रॉमिस किया था हम उससे हटे नहीं, इस सब प्रॉब्लम के बावजूद भी। इंडिया वुड बी ए सेकुलर कंट्री, हमने इंडिया को सेकुलर बनाया क्योंकि यहाँ पे सारे धर्म के लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा और स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं होगा। स्टेट विल treat every religious people equally and also equal protection to all the religious community in India. So our constitution adopted India as a secular state. So this is the effect of partition, consequences of partition. Next will हम बाद में करेंगे। आज हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँचे और उनको भी फ़ायदा हो। सो थैंक यू फॉर वाचिंग।